कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। कल हमने जाना था वृद्धि और विकास के बारे में, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, और हम इस वीडियो में विकास के सिद्धांतों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। विकास का पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निरंतर यानी लगातार। तो विकास की इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया बिना रुके हुए लगातार चलती रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है और यह गति कभी तेज तो कभी धीमी होती है। जैसे कि प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है और उसके बाद ये प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। यानी इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो विकास है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसकी गति तेज या धीमी हो सकती है, लेकिन ये अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन्म के बाद जो सबसे तीव्र शारीरिक विकास होता है वो शैशवावस्था में होता है और उसके बाद ये प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। किशोरावस्था में ये प्रक्रिया पुनः तीव्र गति से होती है। तो इसी प्रकार विकास की जो प्रक्रिया है वो कभी धीमी होती है तो कभी तेज होती है, लेकिन ये निरंतर चलती रहती है। इसी प्रकार से शरीर के कुछ भागों का विकास तेज गति से होता है और कुछ का विकास धीमी गति से होता है, पर विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। यानी तो इस सिद्धांत में जो हम याद रखेंगे वो ये है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि किस सिद्धांत के अनुसार विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी मिलेगा कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो आपका सही आंसर यही होगा कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है या फिर विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो आशा करते हैं कि ये सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत। और इसमें हम मेनली 2 टॉपिक पर बात करेंगे। एक है सिरोपदोन्मुखी, दूसरा है केंद्रोन्मुखी यानी सेफेलोकॉर्डल, और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। एग्जाम में इस टॉपिक से लगभग क्वेश्चन आना तय होता है। ये पेपर 1 में या फिर पेपर 2 में किसी न किसी पेपर में इससे क्वेश्चन लगभग आना तय होता है कि सिफेलोकॉर्डल से आप क्या समझते हैं या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिफेलोकॉर्डल की। सिफेलोकॉर्डल में होता ये है, इस जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि सिरोपदोन्मुखी यानी सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत। बच्चे का जो विकास है वो सबसे पहले बच्चे का सर डेवलप होता है, उसका सिर डेवलप होता है, उसके बाद उसके अन्य अंगों का डेवलपमेंट होते हुए पैर का डेवलपमेंट होता है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग विकास की प्रक्रिया सिर से प्रारंभ होकर पैर की ओर होती है, तो इसलिए इसे सिरोपदोन्मुखी सिद्धांत कहा गया है। नेक्स्ट है केंद्रोन्मुखी यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसके अकॉर्डिंग बालक का जो विकास है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, यानी पहले आंतरिक अंगों का विकास होता है, उसके बाद बाहरी अंगों का विकास होता है। तो आप याद रखेंगे कि सिरोपदोन्मुखी का अर्थ है सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत, और केंद्रोन्मुखी का है अंदर से बाहर की ओर विकास का सिद्धांत, यानी पहले आंतरिक अंगों का विकास उसके बाद बाहरी अंगों का विकास। नेक्स्ट प्रिंसिपल है एकीकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण कर सकता है, जैसे कि वह अपने पूरे हाथ को फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को साथ साथ चलाना सीखता है। नेक्स्ट जो विकास का सिद्धांत है वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है, यानी बालक का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो उसके सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है और उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है, उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है उससे भी रिलेटेड है। तो इस प्रकार चाहे उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो या सोशल डेवलपमेंट हो या फिर फिजिकल डेवलपमेंट हो, सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। अगर बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है तो उसका सामाजिक विकास, उसका भाषागत विकास सभी प्रभावित होंगे।
अगर उसका शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है तो उसके जो अन्य पक्ष हैं जैसे मानसिक, संवेगात्मक या फिर भाषागत पक्ष सभी प्रभावित होंगे। तो इस प्रकार जो विकास है वो इंटर रिलेटेड प्रक्रिया है, ये एक दूसरे से संबंधित होती है। अगर विकास का एक पक्ष प्रभावित होता है तो दूसरा पक्ष भी प्रभावित होता है। जैसे कि बालक का शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियां, ध्यान के केंद्रीकरण और व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, तो साथ साथ उसके गामक यानी उसका जो मोटर डेवलपमेंट है और उसकी भाषा संबंधी जो विकास है वो भी प्रभावित होते हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार विकास क्या है, एक इंटर रिलेटेड प्रक्रिया है, यानी एक परस्पर संबंधित प्रक्रिया है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वरूप होता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत ये मानता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है, कोई भी दो बालक समान नहीं होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक ही आयु के दो बालकों और दो बालिकाओं या फिर एक बालक और एक बालिका के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी जैसे कि दो बालक हैं, अगर वो सेम एज के हैं तो भी उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये भिन्नता किसी भी रूप में हो सकती है, ये उनकी रुचियों में भिन्नता हो सकती है, उनकी योग्यताओं में भिन्नता हो सकती है, उनकी अधिगम शैली में भिन्नता हो सकती है। लेकिन लेकिन प्रत्येक दो बालक एक दूसरे से भिन्न ज़रूर होते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कोई भी दो बालक या फिर बालिका एक समान नहीं होते हैं, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु यानी पशु से संबंधित जाति हो या फिर मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। यानी अगर वो पशु है तो पशुओं का विकास जिस क्रम में होता है, जिस पैटर्न के अनुसार होता है, उसका विकास भी उसी पैटर्न के अनुसार होगा। अगर वो मानव जाति है तो उसका विकास भी उसी पैटर्न के अनुसार होगा जैसे कि मानव जाति का विकास होता है। जैसे कि अगर छोटा बच्चा है तो वो जन्म लेते ही चलना नहीं सीख जाता है, बल्कि उसके विकास की एक प्रक्रिया होती है। जैसे कि अगर छोटा बच्चा है तो वो पहले जन्म लेते ही वो चलना नहीं सीख जाता है। मानव जाति का विकास का एक क्रम होता है। बच्चा पहले घुटनों के बल चलता है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है और फिर वो चलने की शुरुआत करता है, यानी कुछ कदम चलता है और धीरे धीरे वो चलने की शुरुआत करता है। ऐसा नहीं है कि वो जन्म लेते ही चलना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार प्रत्येक मानव जाति के विकास का एक क्रम होता है। संसार में प्रत्येक मानव में प्रत्येक भाग में, नहीं संसार के किसी भाग में आप चले जाओ, चाहे आप भारत में हो या फिर किसी अन्य देश में हो, संसार के किसी भी भाग में हो, मानव जाति के शिशुओं के विकास का एक प्रतिमान है और उसमें किसी प्रकार का अंतर होना संभव नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि भारत में जन्म लेने वाले बच्चे 1 साल में चलना सीखते हैं तो अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे तुरंत चलना सीख जाते हैं, ऐसा नहीं है। मानव जाति में शिशुओं के विकास का एक सेम पैटर्न है और वो संसार के किसी भी भाग में हो, वो उसी पैटर्न के अनुसार विकास करेंगे, ऐसा। नेक्स्ट है भविष्यवाणी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों की विकास की गति में भिन्नता होती है और यह भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। जैसे कि जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वह साधारणतः बड़ा होने पर भी लंबा होता है और जो छोटा होता है वह साधारणतः छोटा ही रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। अगर व्यक्ति के विकास का हम कुछ दिनों तक अध्ययन करते हैं, उसके विकास का आकलन करते हैं, तो उस बेस पर हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बालक किस स्तर तक विकास करेगा, यानी उसका विकास किस सीमा तक होगा। हालांकि विकास में विभिन्न कारकों का योगदान होता है, इसलिए इसकी 100% सटीक भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ सीमा तक इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिद्धांत है वो है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट।
इस प्रिंसिपल को आप ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही हैं कि विकास में वंशानुक्रम का योगदान होता है या फिर वातावरण का, या दोनों का। तो विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का सम्मिलित रूप है। ना केवल वंशानुक्रम से विकास संभव है, ना ही केवल इन्वायरमेंट से विकास संभव है। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे, विकास की प्रक्रिया संभव नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण, बल्कि दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जो विकास है यानी जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम और इन्वायरमेंट का योग है। तो ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण का योग ना होकर उनका गुणनफल होता है। विकास जो होता है, व्यक्ति का जो विकास है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के मल्टीप्लाई का परिणाम होता है। ये यानी विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का परिणाम होता है, न कि उनके योगफल का परिणाम है। तो इस फार्मूले को आप याद रखेंगे कि जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच गुणनफल का परिणाम होता है, न कि योग। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण के योगफल का परिणाम है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का परिणाम है। तो यहाँ पर सत्य यही होगा कि विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का परिणाम है, न कि योगफल का। और यहाँ एक शब्द आप ये भी याद रखेंगे कि जो वंशानुक्रम है उसको हम नेचर बोलते हैं, वंशानुक्रम को हम नेचर बोलते हैं, और जो वातावरण है उसको हम नर्चर बोलते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि नेचर का तात्पर्य किससे है और नर्चर का तात्पर्य किससे है, और हमें पता ना होने के कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेचर तो पता चलता है कि प्राकृतिक जो है, लेकिन नर्चर का अर्थ हम समझ नहीं पाते हैं कि नर्चर से तात्पर्य किससे है। तो यहाँ आप याद रखेंगे कि जो नेचर है, नेचर का अर्थ है हेरिडिटी यानी जो वंशानुक्रम है, और नर्चर का अर्थ है वातावरण यानी हमारे जो चारों ओर की परिस्थितियां हैं, हमारे जो चारों ओर का पर्यावरण है, वो हमारा जो वातावरण है वो है हमारा नर्चर। तो ये विकास के कुछ सिद्धांत थे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू।